हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। नाउ आज के इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना एंशियंट हिस्ट्री का, आर एस शर्मा का। मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी कि आधुनिक आधुनिक हिस्टोरियंस, यानी कि मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी कि आधुनिक इतिहासकार जो थे एंशियंट इंडिया के, यानी कि प्राचीन भारत के। तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कॉलोनियलिस्ट व्यूज एंड देयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो कॉलोनियलिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि ब्रिटिशर्स थे, उनके क्या व्यूज़ थे, क्योंकि ये भी हमारी कंट्री के अंदर रूल करके गए थे पूरे टाइम तक। तो इसीलिए हमें जान देखना है कि उनके क्या व्यूज़ थे। दूसरा, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उनका योगदान क्या था। ठीक है, बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या था उनका। All through educated Indians retained their traditional history in the form of handwritten epics, Purans, and semi-biographical work. Modern research. So, all through educated Indians retained their traditional history in the form of handwritten epics. हम जानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो हमारी handwritten epics के फॉर्म में है, पुरान्स के फॉर्म में है, या बायोग्राफिकल वर्क्स मॉडर्न रिसर्च के फॉर्म में है। इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया बिगन ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। जो एंशियंट इंडिया की हम बात करते हैं वो सेकेंड हाफ में, यानी कि 18th सेंचुरी के हाफ में था। और टू सर्व द नीड ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन बंगाल एंड बिहार फेल अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बंगाल और जो बिहार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में था। इन 1765 दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट एंड एडमिनिस्टर द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है हिंदू लॉ को इनहेरिटेंस करने में, यानी कि उसको अपनाने में। ठीक है, सो देयर फोर इन 1776 मनु स्मृति इन द लॉ बुक ऑफ मनु, यानी कि जो 1776 में जो मनुस्मृति है, जो लॉ बुक है मनु की, और विच वॉज कंसिडर माना जाता है कि अथॉरिटेटिव, विच ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश अ कोड ऑफ जेंटो लॉज, जिसको ट्रांसलेट करा गया अ कोड ऑफ जेंटो लॉज में। पंडित्स वर एसोसिएटेड, यानी कि पंडित जो जुड़े हुए थे ब्रिटिश जजेस से और एडमिनिस्टर करते थे हिंदू सिविल लॉ को, और मौलवीज लॉ करते थे, मतलब जो जैसे हिंदू सिविल लॉ में जो है पंडित्स थे, और मौलवीज जो है एडमिनिस्टर करते थे मुस्लिम लॉ को। ठीक है, द इनिशियल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड एंशियंट लॉज एंड कस्टम्स विच कंटिन्यूड लार्जली अंटिल द 18th सेंचुरी culminated in the establishment in Calcutta 1784 of the Asiatic Society of Bengal। ठीक है, जो जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू लोगों को, इनकी जनता को देखा जाता था, और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम लोगों को देखा जाता था। द इनिशियल जो एफर्ट्स थे ताकि एंशियंट लॉ को समझा जा सके और कस्टम्स को समझा जा सके, उसको कंटिन्यू करने के लिए 18th सेंचुरी में इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में, वो भी कोलकाता में। इट वॉज सेटअप बाय सिविल सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सर विलियम जोन्स, जो कि ये सेटअप हुई थी सिविल सर्वेंट जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स के द्वारा 1746 से लेके 1794 तक। ही वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट संस्कृत, लैटिन एंड ग्रीक बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि संस्कृत और लैटिन और ग्रीक बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली लैंग्वेज से। एंड ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड द प्ले नोन एज अभिजान शकुंतलम इनटू इंग्लिश इन 1789, यानी कि इसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा द भगवत गीता
The most popular Hindu religious text was translated into English by Wilkins in 1785। यानी कि जो भगवत गीता सबसे प्राचीन और सबसे हिंदू रिलीजन का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ और सबसे धार्मिक ग्रंथ जो है वो भगवत गीता है। उसको भी ट्रांसलेट करा गया बिल्किंस के द्वारा 1785 में। द बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी वॉज सेटअप इन 1804। यानी कि जो बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी है वो 1804 में बनती है। एंड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वो सेटअप इन लंदन। ठीक है, जो एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन थी वो सेटअप होती है 1823 में लंदन में। विलियम जोन्स इमेज दैट ओरिजिनली द यूरोपियन लैंग्वेज वर वेरी सिमिलर टू संस्कृत एंड द इरानियन लैंग्वेज। दिस एंथुअस्ट यूरोपियन कंट्रीज इन सच एज जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया टू फास्टर आइडियोलॉजिकल स्टडीज। जो विलियम जोन्स है वो इमेज करते हैं यूरोपियन लैंग्वेजेस को जो कि सिमिलर इमेज करते हैं कि मतलब संस्कृत और जो ईरानियन लैंग्वेज हो उन पे भी ध्यान देते हैं। दिस एंथुआइज्ड यूरोपियन कंट्रीज सच एज जर्मनी, और इस चीज़ पे का जो प्रभाव पड़ता है वो जर्मनी, फ्रांस और रशिया, ये सारी कंट्रीज भी आइडियोलॉजिकल स्टडी करना चाहते थे कि जो भारत में इनकी जो ग्रंथ हैं और जो कि वो संस्कृत में है या फिर कुछ ईरानियन इंस्क्रिप्शंस में, ईरानियन लैंग्वेज में जो चीज़ें लिखी गई हैं भारत के बारे में। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी चेयर्स इन द संस्कृत वर एस्टेब्लिश्ड इन यूके एंड सेवरल अदर यूरोपियन कंट्रीज। पहले हाफ में 19th सेंचुरी के जो संस्कृत जो है इस्टेब्लिश्ड करी गई थी यूके में एंड सेवरल अदर यूरोपियन कंट्रीज। यानी कि अब यहाँ पे ना संस्कृत पे भी जो यूके के फिलोसफर्स थे या जो जो ऑफिसर्स थे वो देखते थे कि कैसे इंडिया में लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट है और वो कैसे भगवत गीता या फिर कोई अभिधान संकंतलम और भगवत गीता जैसे ग्रंथ को जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई इस पैरा में। द ग्रेटेस्ट इम्पिटियस टू आइडियोलॉजिकल स्टडीज was given by the German born scholar F. Max Muller 1823 से लेकर 1902 तक, who was largely based in England, जो कि इंग्लैंड में थे वो। द रिवॉल्ट 1857 caused Britain to realize it badly needed a deeper knowledge of the manners and social systems of alien people over whom it ruled। ठीक है, अब यहाँ पे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था जिसमें से जगह जगह से जैसे रानी लक्ष्मीबाई मेरठ वो झांसी से और मेरठ से जो नवाब थे वो अवध के नवाब थे, तो ये सब जो लोग थे रिवॉल्ट में पार्टिसिपेशन जो था वो हुआ 1857 में। लेकिन ये 1857 का रिवोल्ट काफ़ी विफल रहा, लेकिन इसका जो रिजल्ट ये था वो काफ़ी ब्रिटिशर्स पे पड़ा। इनको डर लगने लगा कि कैसे अब भारत में हम रूल करेंगे। ठीक है, तो इनको नॉलेज चाहिए थी कैसे इनके सोशल सिस्टम्स में कैसे इन लोगों ने रूल कराए, किसने रूल कराए। सिमिलरली द क्रिश्चियन मिशनरीज साउट टू अनकवर वल्नरेबिलिटीज इन द हिंदू रिलीजन टू विन कन्वर्ट एंड स्ट्रेंथन टू द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, अब क्रिश्चियन मिशनरीज कौन थे? क्रिश्चियन मिशनरीज वो थे जो हिंदू को कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियन में। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पंडित को हम बोलते हैं ना मॉन्क है या सेज है, तो वैसे ही इनके जो पंडित हैं उनको हम क्रिश्चियन मिशनरीज का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग का काम था कि हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना और उनको मतलब किसी ना किसी बहला फुसला के किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से इनको क्रिश्चियन धर्म अपनाने देना है। मतलब हिंदू छोड़ देगा और क्रिश्चियन धर्म अपना लेगा। To meet these needs, ancient scriptures were translated on massive scale अंडर द एडिटरशिप ऑफ मैक्स मूलर। और ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसलेटेड हुई हैं मैक्स मूलर के अंडर में। ऑल थ्रू 50 वॉल्यूम्स सम इन सेवरल पार्ट वर पब्लिश्ड अंडर द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज। ऑल थ्रू अ फ्यू चाइनीज एंड Iranian texts were included, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वर प्रीडोमिनेंट। तो चाइनीज और ईरानियन टेक्स्ट में हमें एंशियंट इंडियन टेक्स्ट भी मिलते हैं। इन द इंट्रोड्यूस टू दीज वॉल्यूम्स एंड द बुक्स बेस्ड
on them, Max Muller and other Western scholars made certain generalization about the nature of ancient Indian history सोसाइटी। जो मैक्स मूलर और जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, वो जनरलाइजेशन करते हैं कि कैसे इंडियन हिस्ट्री और सोसाइटी में क्या नेचर था। दे स्टेटेड दैट द एंशियंट इंडियंस लैक्ड अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द एलिमेंट ऑफ टाइम एंड क्रोनोलॉजी। वो कहते हैं कि इंडियंस को जो है हिस्ट्री का और एलिमेंट जो है टाइम का, उन्हें क्रोनोलॉजी कुछ नहीं पता है। दे एडेड दैट इंडियंस वर accustomed to despotic rule and also natives were so engrossed in the problems of spiritualism। मतलब जो नेटिव्स थे वो engrossed थे spiritualism में। Next word that they felt no concern about the problems of the world। The western scholars stress that Indians experience neither a sense of nationhood nor any form of self government। कि ठीक वेस्टर्न स्कॉलर्स सोचते हैं कि जो इंडिया में जो रूल रहा है वो नेशनहुड का रहा है, नॉर एनी फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट का रूल नहीं रहा है, नेशनहुड का रहा है। कि कोई सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कोई एक बंदा जो है ऐसे रूल नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि एंशियंट टाइम में ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, ना ही कोई नेशनहुड में कर रहा है, ना ही कोई सेल्फ गवर्नमेंट में कर रहा है, नॉर लिखा, नाइदर लिखा है यहाँ पे, सॉरी। मैनी ऑफ दीज जनरलाइजेशन वर मेड इन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय विंसेंट आर्थर स्मिथ। Many of these generalizations were made in the early history of India by Vincent Arthur Smith, 1843 to 1920, who wrote in 1904 the first systematic history of ancient India। जिन्होंने पहली systematic history of ancient India करके लिखा कुछ। His book, which was based on an डेप्थ स्टडी ऑफ द अवेलेबल सोर्स, गिव प्राइमेसी टू पॉलिटिकल हिस्ट्री। यानी कि इनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री का पता चलता है। इट सर्व एज अ टेक्स्ट बुक फॉर नियरली 50 years एंड स्टिल यूज बाई स्कॉलर्स। आज भी यूज़ की जाती है ये। स्मिथ्स अप्रोच टू हिस्ट्री वॉज प्रो एम्पेरियलिस्ट। उनके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है वो प्रो एम्पेरियलिस्ट है। एज अ एज अ loyal member of the Indian civil service, he imaged the role of foreigners in ancient India। ये लॉयल मेंबर थे एंशियंट सिविल सर्विसेज के, और इन्होंने काफ़ी रोल प्ले करा फॉरेनर्स का एंशियंट इंडिया में। मतलब काफ़ी सारे लोगों के बारे में ये बताते हैं अपनी किताब के अंदर। अलेक्जेंडर इन्वेजन अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ हिज बुक। इंडिया वॉज presented as a land of despotism which had not experienced political unity until the establishment of British rule। यानी कि ये बताते हैं अपनी किताब के अंदर कि जब तक ब्रिटिश रूल स्थापित नहीं हुआ भारत के अंदर, तब तक डेस्पोटिज्म रहा भारत के अंदर। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, राजनीतिक तौर से स्थिरता नहीं आई। ही ऑब्जर्व ऑटोक्रेसीज substantially the other form of government with which the historian of India is concerned। जो ऑटोक्रेसी है सब्सटेंशली द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद विच द हिस्टोरियन ऑफ इंडिया इज कंसर्न। ऑटोक्रेसी मतलब कि एक ही शासक जो है रूल करेगा। तो यही हिस्टोरियंस का कंसर्न था जो कि इन्होंने ऑब्जर्व करा। इन सम ब्रिटिश इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री सर्व टू डेनिग्रेट टू द इंडियन चार्टर, इंडियन कैरेक्टर एंड अचीवमेंट एंड जस्टिफाई कॉलोनियल रूल। जो ब्रिटिश इंटरप्रिटेटर्स हैं, उन्होंने बोला कि इंडियन कैरेक्टर और अचीवमेंट जस्टिफाई करते हैं कॉलोनियल रूल को। अ फ्यू ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस अपीयर टू हैव सम वैलिडिटी। उन कुछ की इनमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस की वैलिडिटी भी है। दस इन कंपैरिजन टू द चाइनीज, इंडियंस डिड नॉट शो एनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी। हमें चाइनीज और इंडियंस का कोई इतना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी नहीं मिलता है in the earlier stage। An important event were dated with the reference to the death of Gautama Buddha। जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं वो हमें मिले हैं डेथ होने के बाद गौतम बुद्धा की। However, generalization made by colonialist historians were by and large either false or grossly exaggerated, but serve as a good propaganda material for the perpetuation of the despotic British rule। Their image on Indian tradition of one man rule could justify the system which vested all powers in the hand of viceroy। ठीक है,
तो इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम देखें, इन्होंने बताया कि एक आदमी के हाथ में सारी ताकत है और वही उसको रूल कर रहा है, जिसको वायसराय कहा गया, मतलब वायसराय के हाथ में सारी पावर है। सिमिलरली इफ इंडियंस वर obsessed with the problems of the next world, the British colonial masters had no option but to look after their life in the this world. Without any experience of self-rule in the past, how could the natives manage their affairs in the present? बिना किसी मतलब एक्सपीरियंस के सेल्फ रूल करना पास्ट में, ये कैसे संभव था? एंड हाउ कुड द नेटिव्स मैनेज देयर अफेयर्स इन द प्रेजेंट? कैसे जो पड़ोसी थे वो ये सारी चीज़ें मैनेज करते थे? एट द हार्ट ऑफ ऑल जनरलाइजेशन ले द नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट इंडियंस वर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। यानी कि इन्होंने कहा कि इंडियंस जो हैं गवर्न करने में खुद के नेशन को इनकेपेबल थे, यानी कि अयोग्य थे, वो नहीं कर सकते। तो आज अब की हम इस पार्ट 1 में हम इतना ही रखते हैं।